नमस्कार, वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और कोरोना काल में कहानियों के साथ साथ, जैसा कि हमारा वादा था कि कोरोना कर्मवीरों के आपको इंटरव्यूज दिखाएंगे, ऐसे लोगों के जो इंस्पिरेशन हैं युवा वर्ग के लिए, उनके इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो इन सब का समागम है आज की जो शख्सियत हमारे साथ है। हमारे साथ हैं अभिषेक गोपाल भार्गव। अभिषेक नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छे हैं सर, काफी अच्छे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपके पिताजी और आप बहुत बहुत बड़ा नाम है जी। उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत आपकी पहचान है, वो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को भी बता दूं। दिन का तकरीबन 25 से 30 हजार आदमियों को अभिषेक अपनी निगरानी में खाना खिला रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को जो उनके शहर से पास हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जो श्रमिक उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश होते हुए जा रहे हैं। तो आपका जो जिला है उस जिले से होते हुए जाते हैं। 25 से 30 हजार लोगों को खाना रोज, और खाना खाली खाना पूर्ति वाला खाना नहीं, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, बच्चों के लिए अलग से दूध, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बच्चों को पसंद होती है। तो इतना ख्याल रख रहे हैं उन लोगों का, याद रखिए, उन लोगों का जो इनके वोट बैंक नहीं है। उनमें से वो कोई भी प्रवासी मजदूर आकर इनको वोट नहीं देने वाला है। तो ये जन सेवा, ये असली जन सेवा जो है वो ये है। अभिषेक, शत नमन आपके इस सोच को। बहुत बहुत स्वागत वेकअप एंड शाइन पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मुझे इसके बारे में बताइए जो अभियान आपने चला रखा है। सर आज 8वां दिन है हमारा। पिछले मंगलवार से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, और हमें थोड़ा दुख इस बात का है कि हम थोड़ा डिले हो गए, थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि शुरुआत करने के 3-4 दिन पहले से मजदूर निकलना शुरू हुए थे। पहले तो लॉकडाउन था, तो गवर्नमेंट ने परमिशंस नहीं दी थी किसी को भी मूव करने की, तो दूसरे राज्यों से कोई आ नहीं रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने परमिशन जारी करना शुरू किया तो मुझे तो ऐसा लगता जैसे अब मुंबई खाली हो गया हो, महाराष्ट्र में कोई बचा ना हो। 8 दिन में हम लोगों ने देखा कि लगभग 1 लाख के लगभग लोग महाराष्ट्र से निकल के पर डे, जितने लोगों को हम काउंट कर पाए 1 लाख, वो केवल हमारे शहर से। सर मतलब एक रूट है जो मुंबई से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए, और ऐसे 3-4 और रूट हैं एमपी में जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जोन्स के लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ से निकल लगभग 1000 तो ऑटो निकलते हैं। ऑटो, आप समझ रहे होंगे कि कहाँ, मुंबई से झारखंड ऑटो से आदमी जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। कल पूना से एक जत्था आया था साइकिल से, 20 साइकिलें थी सर, पूना से चल के आए थे। अब और पूना से हमारा जो शहर है गड़ाकोटा, वो लगभग 1200-1400 किलोमीटर दूर है। वो बेचारे वहां से साइकिल से, नई साइकिलें उन्होंने खरीदी। और दुख इस बात का है कि जो साइकिल सामान्य रूप में 2000-3000 की मिल जाएगी, उन्हें आज इस संकट के काल में 6000 रुपए उस साइकिल के देने पड़े उन्हें। सोचिए सर, ये सारी चीजें हैं। खैर, इस विषय में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अभी खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया पिछले हफ्ते से, तो लगातार सुबह 8 बजे से रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक लोग निकलते रहे, हम लोगों ने उनकी सेवा करने का प्रयास किया। और मेरे पिताजी हैं, उनकी यह सोच थी, उन्हीं ने यह इनिशिएटिव लिया था, उन्हीं ने कहा था कि ये इस प्रकार का शुरू करना है लंगर। क्योंकि लगातार वो देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और जो लोग फोन पर भी बताते थे, चर्चा करते थे कि रास्ते में कहीं भी भोजन पानी इत्यादि की सुविधा कहीं नहीं है। न्यूज में भी हम देखते थे कि पैदल चलते हुए लोग आ रहे हैं और भूख से तड़प कर उनकी मृत्यु रास्ते में हो जाती है। सर मतलब इससे ज्यादा कष्टप्रद कोई खबर आपके लिए हो नहीं सकती। 1200, 1400 किलोमीटर लोग पैदल चलकर आए। पैर में सूजन तो ठीक है, फोले तो ठीक है, मतलब नीचे की खाल उनकी निकल के अलग हो गई, फिर भी छोटे छोटे बच्चों को धूप में लेकर लोग, माता पिता चल रहे हैं। ये इतना कष्टप्रद है सुनने में, और इससे ज्यादा कष्टप्रद होता है देखने में। जब हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी, तब हम लोगों के मन में आया कि कम से कम हमारे शहर से कोई भूखा ना निकले। केवल यह है कि हमारे शहर से कोई भूखा ना निकले, कुछ ना कुछ व्यवस्था कम से कम हम उनकी कर दें,
पानी की व्यवस्था कर दें, खाने की व्यवस्था कर दें। शुरू में हम लोगों ने शुरू किया भोजन और पानी, जिसमें हम पूड़ियाँ देते थे, सब्जी देते थे, अचार देते थे, पानी के पाउच उनको अवेलेबल कराते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ गई उसमें। हमने बच्चों को देखा, रात में माता-पिता छोटे-छोटे बच्चों के लिए दूध ढूँढ रहे हैं। 100-100 किलोमीटर चल के आए, उन्हें कहीं दूध नहीं मिला, क्योंकि अब आप 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, कोई वैसे भी दुकानें दिन में नहीं खुल रही, तो रात में कहाँ खुलेंगी सर? किसी होटल पे भी नहीं मिला, किसी ढाबे पे नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने उनसे चर्चा की, तब हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का समावेश अपने उस लंगर जिसको हम कहते हैं उसमें किया है। और बेसिक चीज़ें नहीं है, लेकिन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है सर। वो एक स्माइल देखने की ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा रेम्यूनरेशन है, वो सबसे बड़ा इनाम है आप लोगों की मेहनत का। जी। ये जो सोच है अभिषेक जी, इसकी अगर हम जड़ों में जाएं तो कहीं ना कहीं वो आपके परिवार से, आपके पिता से। जी। कई सालों से वो वहाँ के चुने हुए एमएलए रहे हैं जी। उनके सफर के बारे में जानना चाहेंगे। सर 40 साल हो गए मेरे पिता को। हाँ, मेरी जन्म से पहले से वो राजनीति में हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और 1985 में उन्होंने पहला इलेक्शन फाइट किया था एमएलए का। उसके पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, यही गड़ाकोटा नगर के। और 1985 से लगातार जीतते जीतते 2003 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनी, तो लगातार 15 साल मंत्री रहे। और अभी 2018 के इलेक्शन में जब विपक्ष में आए, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्हें बनाया गया एमपी में। तो ये सारी चीजें, उनका जो तरीका है राजनीति करने का, मेरे लिए पिता के साथ साथ मैं चूंकि खुद राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो मेरे लिए वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी के जैसे हैं। मैं उनको देखकर सीखता हूँ। पुत्र होने के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक जितने लोग हैं, उनके लिए मेरे पिता को देखकर सीखना चाहिए कि किस तरीके से जमीन से जुड़ के राजनीति की जाए। और जब आप इस तरीके की राजनीति करते हो, तब आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पिता का एक तरीका है कि लगातार 5 साल मेहनत करते हैं, लेकिन वोट मांगने नहीं जाते। ये फिर जनता पर छोड़ दिया जाता है कि आप मेरे काम देखकर डिसाइड करो कि मुझे वोट देना है या नहीं देना। कई नेता ऐसे होते हैं जो 5 साल जनता के बीच में जाते नहीं है और आखिरी में पहुंच जाते हैं धन बल पर, बाहुबल पर, या अन्य प्रलोभन देकर जनता की वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे पिता का उल्टा काम है। 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, सारे काम करते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों प्रकार के काम जनता के करते हैं, लेकिन वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे फिर वो नहीं निकलते। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। बहुत सारे हम लोगों के प्रकल्प हैं जो शासकीय ना होने के बावजूद भी हम लोग अपने निजी खर्चे से लगातार चलाते हैं। जैसे किसी के यहाँ गमी हो जाए, मतलब किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि हमारा बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गरीब क्षेत्र है, बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है पूरे भारत देश का, मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत देश का। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर स्थितियां सुधर रही। तो जब यहाँ पर किसी की गमी हो जाती है, तो हमारे यहाँ जो मान्यता है 13वीं वगैरह करने की, तो उस 13वीं में मैंने भी कई बार देखा है। वो पिताजी तो चूंकि इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो उनका प्रैक्टिकल अनुभव है। उन्होंने देखा कि लोगों के ऊपर एक सामाजिक दबाव होता है 13वीं करने का। कोई व्यक्ति बीमारी से खत्म हुआ, बीमारी में है, उसके लाखों रुपए लग गए, कर्जदार हो गया, मकान बिक गया, जेवर बिक गए, गहने बिक गए, जो सारी चीजें थी वो उसने बीमारी में लगा दी। और बीमारी में वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पाया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सामाजिक लोगों का दबाव उसके ऊपर आया कि अब तुम्हें 1000-2000 लोगों की 13वीं करनी ही पड़ेगी। वो कहाँ से करेगा सर? लेकिन सामाजिक दबाव तो है, नहीं तो समाज उसको अपने समाज से बाहर निकाल देगी। होता भी है यहाँ पर। कुछ समाजें ऐसी हैं जो अगर आप ये सामाजिक रीति रिवाज फॉलो नहीं करते हो, तो उनको फाइन देना पड़ता है समाज में। तो इस कारण से मेरे पिताजी ने एक अपना प्रकल्प शुरू किया, लोगों को 13वीं इत्यादि में मदद देने का, जिसमें हम आपको राशन भी देंगे, गेहूं देंगे, आटा देंगे, जो भी आपको चाहिए हो, नमक देंगे, तेल देंगे, ताकि आप अपनी ये सारे विधि विधान से आप चीजें कर सको। और हमारे यहाँ एक और चलन है सर, परंपरा है। नर्मदा जी हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से निकली हुई है। अच्छा। एक बरमान नाम का स्थान है, काफी पवित्र स्थान है, हमारे यहाँ उसकी काफी मान्यता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी अस्थि विसर्जन करने जिस प्रकार से लोग इलाहाबाद जाते हैं, हमारे यहाँ बरमान घाट जाते हैं।
तो हर व्यक्ति की स्थिति नहीं होती सर कि वो गाड़ी करे, 2-3 हजार रुपए किराया दे और अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन करने वहां पर जाए, लेकिन उसके मन में कसमकस तो रहती है। उसका कोई प्रिय खत्म हो गया तो उसको लगता है कि यार कम से कम ये करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने यहाँ से 2 वाहन चला रखे हैं। जो कोई भी हमें सूचना देता है कि हमारे यहाँ गमी हो गई है, कल खारी उठना है, मतलब अस्थि का उठावना है, तो हम उसके यहाँ वो गाड़ी भेज देते हैं। उस गाड़ी में बैठ के उसके परिजन जाते हैं और बरमान घाट पे उनके विसर्जन की व्यवस्था भी हम लोग करवाते हैं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है सर, काफी लंबे समय से हमारे यहाँ एक सामूहिक विवाह सम्मेलन चलता है, जिसमें हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। 2001 से मेरे पिता ने ये योजना यहाँ पर शुरू की थी हमारी विधानसभा में। फिर उसके बाद एमपी गवर्नमेंट ने उस चीज को उठाया 2004-2005 में और उसको फिर शासकीय कार्यक्रम बना दिया सामूहिक विवाह सम्मेलन का। अभी तक हमारे यहाँ 19 सामूहिक विवाह सम्मेलन हो चुके हैं और 19 सामूहिक विवाह सम्मेलन में लगभग 19,000 गरीब कन्याओं के विवाह हम लोग यहाँ पर आयोजित कर चुके हैं। और एक बात और आपको बताऊं कि उसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेरी भी शादी हुई थी। उसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेरी बड़ी बहन की भी शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, क्या होता था कि लोग कहते थे सर कि ये गरीब कन्याओं के विवाह तो तुम करवा रहे हो, गरीबों का कार्यक्रम है, क्या आप भी करवाओगे? तो फिर जब ऐसी स्थिति बनी, तो मेरे पिता ने यह निर्णय लिया कि समाज को एक दिशा देने के लिए, एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमें भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी, अब चूंकि हम तो यही कि मेरे बहनोई साहब अमेरिका में है, बॉस्टन में वो तो अच्छा, वो भगवान की कृपा से वो भी राजी हो गए। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर उन्होंने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतने सारे लोग भी किसी उसमें सेरेमनी में जुड़ सकते हैं। जी जी जी। उस टाइम एट अ टाइम जिस साल मेरी शादी हुई थी, 5 साल हो गए हैं, 1600 जोड़ों की शादी हुई थी सर। अच्छा। हाँ, 2 लोग हम लोग भी थे। तो उस वाले जो सम्मेलन था उसमें एट अ टाइम 2 लाख लोग उपस्थित थे वहां पर। तो वो सभी लोग देखकर, जो अमेरिका से हमारे रिश्तेदार आए थे, वो सभी देख के एकदम हतप्रभ रह गए थे कि ये किस उनके लिए प्रकार तो का है। भाई, उनके लिए तो 2 लाख का मतलब एक शहर हो गया। हाँ बिल्कुल सर। मोटा कि एक शहर भर की भीड़ तो एक कार्यक्रम में ही जुटी हुई है, तो उनके लिए जी वाकई लाजमी सी बात है कि उनके लिए आश्चर्य की बात रही होगी। बिल्कुल। पर इसकी शुरुआत जो है, जैसे हम देखते हैं कि मैंने भी कई नेताओं को फॉलो किया है, तो पीढ़ियां चली आ रही हैं, नेतागिरी कर रही हैं। तो क्या जी आप लोगों के यहाँ भी पिताजी के पहले की भी जनरेशन राजनीति में थी, या पिताजी ने अपना मुकाम ये खुद बनाया? नहीं सर, पहले तो हमारे यहाँ से कोई नहीं था। हमारे परदादा जी थे, माने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, स्वर्गीय श्री गोरेलाल भार्गव जी, हेडमास्टर थे वो। और हाँ, और उस समय सर उनके टाइम पे ऐसा होता था कि कोई अच्छा व्यक्ति होता था तो जो स्थानीय निकाय हैं उसको चलाने के लिए उसका भी हेड बना दिया जाता था। तो यहाँ के लोगों ने उन्हें यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया था नगर पालिका का। तो एक ये हिस्ट्री रही है। लेकिन उसके बाद मेरे जो दादाजी थे वो प्योर पंडित रहे हैं और पूजा पाठ कर्म कांड करना ही उनका पूरा काम था। और उसके बाद जो भी यहाँ पर हासिल किया है राजनीति में, वो मेरे पिता ने अपनी दम से, मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा उनका। तो ये और भी ज्यादा काबिल तारीफ बात है कि आपके पिता ने जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पे ही हासिल किया, और जो मकाम बनाया है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपना ही पुरुषार्थ है जिसके दम पर उन्होंने अब तक ये अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आपके लिए फिर भी राह आसान थी? बिल्कुल, फिर भी बिल्कुल। लेकिन मैं आपका फेसबुक, मैंने आपको बताया था इंटरव्यूज पहले कि मैं आपको स्टॉक कर रहा था फेसबुक पर, तो एक बैकग्राउंड भले ही आपको मिला हो, पर मैंने देखा है कि सक्रियता के मामले में आप बहुत आगे हैं। बहुत सारे काम हैं जो आप कर रहे हैं, चाहे छोटी मोटी रैलियां करना हो बाइकों पर, समाज सेवा करना हो, वो आप अपने दम पर खुद स्वयं कर रहे हैं। मतलब जनता के बीच आप भी जा रहे हैं। तो मतलब जो पिताजी की लेगेसी है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और अपना मकाम, अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। इसके पीछे क्या आपकी खुद की सोच है या पिताजी का मार्गदर्शन है कि जो करना है अपने बलबूते पर हासिल करो, मैंने अपना बना दिया है, ये मेरी लेगेसी है,
ये मैं लेके चला जाऊंगा, अब तुमको जो करना है वो अपने दम पर करो। सर मैं आपको एक बता दूं, हमारा टॉकीज का व्यवसाय भी है अच्छा, बहुत शुरू से। तो पिताजी उसको चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, घाटे के दौर में भी चलाते हैं। मतलब जिस स्तर पर हम लोग हैं यहाँ पर, कहीं भी टॉकीज सिनेमा हॉल सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 75 से हम लोगों का यह व्यवसाय है। तो ये सॉरी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये सिंगल स्क्रीन अभी भी है या सिंगल स्क्रीन सर? सिंगल स्क्रीन अभी भी सिंगल स्क्रीन, तो और भी ज्यादा कठिन है। हाँ सर बिल्कुल। तो वो उनकी आत्मा बसती है उस टॉकीज में, श्री गणेश टॉकीज के नाम से वो है। तो फिल्मों के भी काफी शौकीन है मेरे पिताजी, और हाँ उनको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, गाने याद रहते हैं, लिरिक्स याद रहते हैं, कहानियां याद रहती हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मतलब जो पूरा बैकग्राउंड है वो बहुत याद रहता है, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने वही काम किया है। तो अक्सर वह मुझसे भी और मेरे सामने कई लोगों से एक डायलॉग मारते हैं कि बाप के नाम का सहारा तो कमजोर लोग लिया करते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो वही चीज है सर कि मेरे पिताजी मुझे प्रमोट नहीं करते। उनका कहना है तुम्हें अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी दम पे करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नीचे से हाथ लगा रहा हूं तो जिस दिन मेरा हाथ अलग होगा तो तुम धड़ाम से जमीन पे गिर जाओगे।